हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक इन आवर सेशन। शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो लास्ट क्लास में अपने चेको डीडी के बारे में डीपली पढ़ लिया था। तो इससे आगे अपना जो टॉपिक रहता, जो जैसे मैंने आपको बताया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अपने पढ़ने वाले हैं। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसमें कौन कौन से सेक्शन है, किस सेक्शन में किस चीज को रखा गया है, इसके बारे में अपने ब्रीफली एंड डीपली दोनों ही टाइप से स्टडी करेंगे। तो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। तो आप आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि नेगोशिएबल होता क्या है। नेगोशिएबल क्या होता है, तो नेगोशिएबल को अपने डिफाइन कर लेते हैं। तो नेगोशिएबल डियर फ्रेंड क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है। अब अपने बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो बैंकिंग में इंस्ट्रूमेंट आपको पता ही है, जो भी पेपर पर होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, नाम अलग अलग होते हैं, बट वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक पेपर ही तो होता है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफर हो जाता है, जो ट्रांसफर ट्रांसफर या एज वेल एज अपने बोल सकते हैं कि जिसकी ओनरशिप चेंज हो जाती है। जिसकी ओनरशिप ट्रांसफर या ओनरशिप अपने चेंज कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, वो कहलाते हैं नेगोशिएबल। ठीक है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफर या उसकी जो ओनरशिप है वो चेंज हो जाती है, वो कहलाती है नेगोशिएबल। अब देखिए, नेगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसमें जो टोटल सेक्शन है, सॉरी सेक्शन ऊपर लिखे थे अपने, ठीक है। इसमें जो टोटल जो सेक्शन है वो कितने हैं, 147। ठीक है। तो अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है। किस सेक्शन में किसको रखा गया है, ठीक है, तो उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। हालांकि 147 है, अपने को सारे नहीं पढ़ने, मेनली बड़ी बड़ी बातें पढ़नी है कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है कि किस सेक्शन में क्या चीज आती है। तो याद रखना, सेक्शन है टोटल 147। अब देखिए, मैंने क्या होता है कि नेगोशिएबल क्या है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो फाइनेंशियल या बैंकिंग में जिसकी ओनरशिप चेंज हो जाती है या जिसको अपने ट्रांसफर कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं नेगोशिएबल। अब ये स्टूडेंट ये क्या होते हैं, ये तीन टाइप के होते हैं। अब हमने वो करते हैं कि वो तीन टाइप कौन कौन से हैं। तो नेगोशिएबल कितने टाइप के होते हैं, इसके टाइप हैं 3 टाइप है इसके 3। ठीक है। तो तीन टाइप के ये होते हैं। अब ये तीन टाइप कौन कौन से हैं, इनको अपने पढ़ेंगे, और किस टाइप में क्या चीज रखी गई है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो तीन टाइप अपने लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है स्टूडेंट प्रोमेजरी नोट।
प्रोमेजरी नोट। देखिए प्रोमेजरी नोट कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट में कुछ इंस्ट्रूमेंट कराए थे, तो फाइनेंशियल मार्केट में मैंने आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट कराए थे जो मनी मार्केट के पार्ट थे, मेनली जो सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीपी कमर्शियल पेपर, टीबी ट्रेजरी बिल, ये सारे क्या आते हैं, ये स्टूडेंट क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोमेजरी नोट में आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक वर्ड हमेशा याद रखना, इसमें एक वर्ड रहेगा, प्रोमिस वर्ड हमेशा रहता है। इसमें प्रोमिस वर्ड मेन होता है। तो ये क्या होते हैं, जो प्रोमेजरी नोट होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये लिखित में होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं स्टूडेंट, प्रोमेजरी नोट किसे होते हैं, रिटन में होते हैं, लिखित में होते हैं। और किस पर लिखे जाते हैं, स्टैम्प पर लिखे जाते हैं। स्टैम्प पर लिखा होता है। तो प्रोमेजरी नोट के जो एग्जाम्पल है उसके अपने कौन कौन से बोल सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी बोल सकता हूं, कमर्शियल पेपर सीपी बोल सकता हूं, ट्रेजरी बिल टीबी। तो ये क्या है, ये प्रोमेजरी नोट है। तो मैंने आपको इस जो मेरी मनी मार्केट की क्लास थी, ठीक है, जो फाइनेंशियल मार्केट का जो पहला पार्ट था मनी मार्केट में, तो मैंने उसमें आपको ये तीनों चीजें बताई थी। तो मैंने आपको यही बताया कि ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये एक पेपर का टुकड़ा है। क्या है, पेपर का टुकड़ा है, जिसमें अलग अलग बैंक, अलग अलग कंपनीज या टीबी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के थ्रू इशू करती है, तो ट्रेजरी बिल, ये क्या होते हैं कि ये पेपर पर लिखा होता है। ठीक है, मैंने क्या होता है कि ये लिखित में होता है, ये रिटन में होता है। मान लो किसी ने अभी बैंक, कंपनी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इशू किया, तो इसमें क्या होते हैं कि ये मार्केट से पैसा लेते हैं, ठीक है, उधार पर। ठीक है, तो उधार पर लेंगे तो उस पर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला, ये लिखित में होते हैं, जो स्टैम्प पर लिखा होता है, तो ये स्टैम्प पर लिखा होता है ये पेपर। और मैंने क्या, इसमें प्रोमिस वर्ड होता है। तो जब उधार पर लेते हैं कि मान लो कि 1 करोड़ रुपया लिया, तो ये प्रॉमिस करते हैं ना कि हम आपको 1 करोड़ रुपया जो हमें 1 साल के लिए दिया है, या 6 महीने के लिए दिया है, या फिर 1 महीने के लिए दिया है, उस पर आपको 8% फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये प्रॉमिस हो गया। तो ये जो तीनों पार्ट है प्रोमेजरी नोट के, सीडी सीपी टीबी, तो ये क्या है, ये प्रोमेजरी नोट का ही एक पार्ट है। ठीक है, जो एक प्रॉमिस के आधार पर कुछ पैसा लेते हैं और एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देने का प्रॉमिस करते हैं। तो इसमें आपको बताया कि प्रॉमिस वर्ड इसमें मेन होता है। तो यहाँ पे देखो हो ना, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये एक इशू करते हैं। तो प्रोमेजरी नोट है, ये लिखित में होता है, स्टैम्प पर लिखा होता है। ठीक है, ये एग्जांपल है प्रोमेजरी नोट के। और इसमें क्या होगा, प्रॉमिस वर्ड जरूर होगा। अगर आपसे पूछ रहे कि प्रोमेजरी नोट किस एक्ट में आता है, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आता है। 1881 के किस एक्ट में आएगा, तो एक्ट में स्टूडेंट ये आएगा सेक्शन 4 में। तो याद रखना, प्रोमेजरी नोट है, ये किस में आता है, ये आता है सेक्शन 4 में। ये अपने को याद रखना है, ये आता है सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में स्टूडेंट ये प्रोमेजरी नोट आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। अब देखो प्रोमेजरी नोट है, इसमें आपको यही आपको पता है कि मान लो कि ये किसी बैंक ने इशू किया है। मान लो कि मैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात कर लेता हूँ, या सीपी की बात कर लेता हूँ, या टीबी की या ट्रेजरी बिल की बात कर लेता हूँ। तो मान लो ये किसी ने भी इशू किया है, 1 करोड़ रुपए 8% 1 साल के लिए ले रहा है। तो मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है, ठीक है, तो इसको इशू कौन करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इसको लिखित में कौन देता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। हाँ, वो एक अलग बात है कि आरबीआई इसको प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सेल करता है, कस्टमर तक पहुंचाता है, वो एक अलग बात है। बट इसमें ड्रावर कौन है, ड्रावर कौन है स्टूडेंट, हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अब ये कोई भी पर्सन खरीदेगा, मान लो कोई एक्स पर्सन है, वो इसको खरीद रहा है, ठीक है,
तो वो कौन हो गया, वो हो गया पे ही हो गया, क्योंकि लास्ट में पेमेंट तो उसको ही मिलनी है ना। वो आज अगर 1 करोड़ रुपए लगा रहा है तो 1 साल बाद उसको विद इंटरेस्ट पैसा मिलने हैं, यानी पेमेंट किसको मिलनी है, पे ही को मिलनी है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रोमेसरी नोट है तो उसमें दो ही पार्टियां होती है, इसमें कोई जो ड्रावी है वो इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि इसमें पार्टी टू पार्टी डीलिंग होती है, ठीक है, बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होता। तो आप याद रखना कि प्रोमेसरी नोट में कितनी पार्टी होती है, ये होती है दो, ड्रावर एंड पेई, ठीक है, तीसरी पार्टी नहीं होती। इसमें सीधा कोई भी पर्सन है वो सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या किसी कंपनी से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या फिर किसी कंपनी से या किसी बैंक से, ये क्या होता है कि जो भी ये फर्म है इनसे ये प्रोमेसरी नोट परचेज करते हैं, जो भी अमाउंट होती है, और उस पर वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं जितने भी टाइम के लिए उनका इंटरेस्ट बनती है। तो इसमें हमेशा दो ही पार्टी होती है। तो याद रखना प्रोमेसरी नोट है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के पार्ट है, सेक्शन 4 के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, जो नंबर 2 पॉइंट है, मैंने बताया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के 3 पार्ट है, तो 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर चलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज ये आता है स्टूडेंट सेक्शन 5 किसका, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 5 में इसको डिफाइन किया गया है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज ये भी क्या होता है, ये भी स्टैम्प पर लिखा होता है, ठीक है, और क्या होता है, लिखित में होता है। तो ये भी क्या होता है, लिखित में, और किस पर होता है, स्टैम्प पर लिखा होता है। अब इसका मैं सबसे बड़ा एग्जांपल दे सकता हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज का सबसे बड़ा एग्जांपल जो मैं अभी लास्ट क्लास में आपको लिखवा के गया हूं, चेक। तो चेक किसका एग्जांपल है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल है। अगर आपको पूछ ले कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है, तो स्टूडेंट इसमें कितनी होती है, 3, सेम एज इट जैसे चेक में भी 3 होती है। कौन, एक पहले हो गया ड्रावर, ड्रावी, ड्रावर, ड्रावी एंड पेई, एंड पेई। तो ये 3 होगी ना, ड्रावर, ड्रावी एंड पेई। ड्रावर कौन हो गया, जैसे चेक में होता है, जो लिखता है या जो बनाता है, जो पेमेंट बनाता है, जो बनाता है पेमेंट, और ड्रावी जो पेमेंट करता है, और पेई जिसको पेमेंट मिलती है, जिसको पेमेंट मिलती है। तो ये तीनों क्या है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियां इंक्लूड होती है, ड्रावर, ड्रावी एंड पेई। वही 3 पार्टियां जो चेक में होती है, क्योंकि चेक भी किसका एग्जांपल है या किसका पार्ट है, वो स्टूडेंट किसका है, ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज का ही पार्ट है। तो आपको तभी मैंने आपको चेक पहले बताया कि चेक, जो मेरी पिछली क्लास थी उसमें मैंने बताया कि चेक क्या होता है, तभी मैंने पहले बताया कि अगर आपको बेसिक पता है क्या चीज होती है तो यहां पर ये टॉपिक समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 में ये भी रिटर्न में होता है, ये भी स्टैम्प पर लिखा जाता है। एग्जांपल मैंने चेक का दे दिया है, और इसमें कितनी होती है, इसमें होती है स्टूडेंट 3 पार्टियां। बट अब ये चेक है वो बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट है, बट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक दोनों को अलग अलग सेक्शन में स्टूडेंट डिफाइन किया गया है, ये अपने को याद रखना है। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट थे, जो मैंने आपको बताया कि 3 टाइप के होते हैं जिनकी ओनरशिप या उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, तो 2 मैंने लिखा दिए हैं, प्रोमेसरी नोट एंड सेकंड है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब चलते हैं तीसरा। तो तीसरा स्टूडेंट अपना आता है चेक। तो चेक को इसमें अलग सेक्शन में रखा गया, बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट जरूर है, एग्जांपल जरूर है, बट इस ये अलग सेक्शन में है। तो चेक है वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट
की परिभाषा में आता है, जिसको अपने ट्रांसफर कर सकते हैं या ओनरशिप चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया क्या कि किस हिसाब से इसकी ओनरशिप चेंज होती है, या किस हिसाब से जो पेमेंट किसी पर्सन को करनी है तो थर्ड पर्सन को कैसे कैसे करनी है। तो चेक है, ये आपको याद रखना है कि चेक को किस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। तो स्टूडेंट चेक है वो भी आपको सीक्वेंस में चलना है। 4 में आ गया प्रोमेजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया। 5 में तो सेक्शन 6 में कौन आएगा, वो आएगा चेक। तो चेक स्टूडेंट किस में है, सेक्शन 6 में इसको डिफाइन किया गया है। अच्छे तरीके से याद कर लेना, तीनों क्या है, ये सीक्वेंस में है 4 5 6। अब इसके बाद में आपको याद रखना है कि सेक्शन 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 7 में क्या क्या चीजें आती है। तो जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर मैं प्रोमेजरी नोट की बात करूं तो इसमें जो अपने फर्स्ट, जैसे मैं प्रोमेजरी नोट में आपको 2 पार्टी लिखाई, इसमें 3 लिखाई, ठीक है। तो इसमें से 2 पार्टी ऐसी है जिसको इसमें सेक्शन में रखा गया है या उनको डिफाइन किया गया कि ड्राइवर कौन है, ड्राइवी कौन है, उसकी परिभाषा दी गई है। तो आपको इसके बाद में स्टूडेंट याद रखना है कि सेक्शन 7 में क्या आता है। तो आपको मेनली मैंने आपको सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तीनों पार्ट बता दिए हैं, समझा भी दिए हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है क्या। तो नेगोशिएबल वर्ड क्या होता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसकी अपने ओनरशिप चेंज कर सकते हैं या उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 3 चीज आ गई, प्रोमेजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। ये तीनों चीज मैंने आपको बता दिया। अब अपन चलते हैं सेक्शन 7 पर, ठीक है। तो सेक्शन 7 क्या है, क्योंकि मैंने क्या सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो अपने पढ़ेंगे। तो सेक्शन 7 की बात करते हैं। तो सेक्शन 7 में क्या क्या चीज है, तो इसमें रखा गया स्टूडेंट ड्राइवर एंड ड्राइवी को। ड्राइवर एंड ड्राइवी को जो डिफाइन किया गया है या उनको जो पावर देता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 7 देता है स्टूडेंट, कि ये इनके पास क्या पावर है या कैसे ये काम करेंगे। तो अपने याद रखना है सेक्शन 7 में क्या है स्टूडेंट, ड्राइवर एंड ड्राइवी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 7 में। तो ये अपने को याद रखना है। एक चीज और आपको बात याद रखनी है कि जो बैंकों की छुट्टियां हैं, बैंक हॉलीडे, बैंकों की जो छुट्टियां हैं उसको भी किस में डिफाइन किया गया है, उसको भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में ही डिफाइन किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बैंकों की छुट्टियां किस एक्ट के अंतर्गत आती है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत ही आती है। तो अपने कौन कौन सेक्शन कर लिए, सेक्शन 4 प्रोमेजरी नोट, 5 बिल ऑफ एक्सचेंज, 6 चेक एंड 7 ड्राइवर एंड ड्राइवी। तो नेक्स्ट अपने चलते हैं और कौन कौन से सेक्शन अपने को पढ़ने हैं जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 में मेनली क्या बातें हैं उसको अपने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सेक्शन 13 है वो स्टूडेंट क्या बताता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो परिभाषा है या फिर उसमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसको डिफाइन करता है। तो सेक्शन 13 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 13 में क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की परिभाषा, डेफिनेशन एंड इसके उदाहरण यानी एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो सेक्शन 13 में मेनली क्या है स्टूडेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को डिफाइन किया गया है और उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कौन कौन से इसकी जो डेफिनेशन है वो कौन सी है और इसके किस किस एग्जाम्पल से अपने समझ सकते हैं। तो याद रखना डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल किस में है, सेक्शन 13 में आते हैं। नेक्स्ट अपने चलते हैं सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 के बारे में अपने चलते हैं कि सेक्शन 15 में कौन कौन सी जो बातें हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
सेक्शन 15 में स्टूडेंट जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है एक्ट है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आप मान सकते हो जो सेक्शन 15 है। सेक्शन 15 में स्टूडेंट जो बात की गई है वो की गई है इंडोर्समेंट की। इंडोर्समेंट क्या होता है? प्रस्तावना। इंडोर्समेंट क्या चीज होती है? इसके लिए इस वर्ड को आपको समझने के लिए मेरी जो फाइनेंशियल मार्केट में जो मनी मार्केट की क्लास थी, जिससे मैंने आपको सीडी, सीपी, ट्रेजरी बिल के बारे में बताया, उस क्लास को आपको याद करना पड़ेगा। अगर किसी ने नहीं देखी तो उस क्लास को देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक इंडोर्समेंट क्या होता है, उसमें मैंने आपको सीडी, सीपी और ट्रेजरी बिल के बारे में बताया कि इसकी जो ओनरशिप है वो अपने चेंज कर सकते हैं, यानी ये पर्सन टू पर्सन ये इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरे नाम पर ये जारी है, मैं इसे किसी थर्ड पर्सन को भी दे सकता हूं, ठीक है। तो वो होता है इंडोर्समेंट। यानी अगर अपने सिंपल से लैंग्वेज समझे तो यानी अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करना या उसकी ओनरशिप चेंज करना, ये क्या होता है? ये सेक्शन 15 जिसमें इंडोर्समेंट आता है वो इंडोर्समेंट कहलाता है, ठीक है। यानी अपने डॉक्यूमेंट की को ट्रांसफर करना या ओनरशिप चेंज करना। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इंडोर्समेंट। अब इसको एग्जांपल से समझना पड़ेगा कि इंडोर्समेंट होता क्या है। डेफिनेशन अब याद रखना, अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करना या इसकी ओनरशिप चेंज करना, ये क्या होता है? इंडोर्समेंट। और इंडोर्समेंट किसके अंतर्गत आता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 15 के अंडर में आता है। अब देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि कोई सीडी थी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट था, या अपने मान ले कि कोई ट्रेजरी बिल था या सीपी, तीनों, क्योंकि मैंने तीनों बताया कि तीनों की ही अपनी ओनरशिप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई सीडी थी, ये क्या है? सीडी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। किसकी है? मान लो एसबीआई बैंक की है। एसबीआई बैंक ने क्या कहा कि कोई भी पर्सन हमारे बैंक में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दे तो हम उनको बढ़िया इंटरेस्ट रेट देंगे। तो उस टाइम क्या थी? 9% इंटरेस्ट थी और 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर दिए। क्योंकि आप पता है कि मनी मार्केट 1 साल से कम का मार्केट होता है, 364 दिन तक का मार्केट है, तो मैंने 6 मंथ ले लिया, ठीक है। आप 1 साल भी ले सकते मैक्सिमम, पर 6 मंथ ले लिया, ठीक है। 9% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। ये हो गए एसबीआई बैंक के साइन। तो ये क्या है? ये सीडी है, ये एक लीगल पेपर है जिसके आधार पर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसके पास कौन आया? मान लो ए पर्सन आया, ठीक है। कोई पर्सन आया ए, इसका मैं नाम लिख देता हूं। कौन आया? ए। इस पर्सन का नाम है ए, ठीक है। इसने क्या किया कि 10 करोड़ रुपए दे दिए एसबीआई बैंक को और उससे उनसे क्या ले ली? सीडी ले ली। उन्होंने सोचा कि मेरे पास पैसे पड़े हैं, बढ़िया 9% इंटरेस्ट है, मैं दे देता हूं बैंक को, 6 महीने बाद मेरे को मिल ही जाने हैं, ठीक है। अब इसने इन्वेस्ट कर दिए सीडी में, एसबीआई बैंक की सीडी में 10 करोड़। अब हुआ ये कि 3 मंथ हुए, मान लो फॉर एग्जांपल 3 मंथ हो गए। 3 मंथ बाद इसको पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है। क्या पड़ गई? पैसे की जरूरत पड़ गई। तो ये कोई पर्सन था बी के पास ये गया, इसने बोला कि यार मेरे को है पैसे की जरूरत, ठीक है। तो मेरे पास क्या है? कुछ एसेट पड़े हैं, ठीक है, या कोई इंस्ट्रूमेंट पड़ा है, ये बोल सकता हूं। मेरे पास कुछ एसेट पड़े हैं, उसमें क्या है? मेरे पास सीडी है, एसबीआई बैंक की सीडी है, मैंने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और उस पर जो ब्याज है वो भी 9% है। पर मेरे को तो 3 महीने तो हो गए पूरे, 3 महीने और मैं रुक नहीं सकता, अर्जेंट है। तो तू मेरे को क्या कर, तू मेरे को 10 करोड़ रुपए दे दे, ठीक है।
इंटरेस्ट तू रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को 3 महीने वेट करने हैं, ठीक है। तो बी सोच रहा है कि यार 3 महीने तो हो गए, 3 महीने तो वेट करने हैं, मेरे पास पैसे पड़े हैं, 3 महीनों में मेरे पास 6 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा, तो इसमें तो मेरा फायदा ही है। अब फायदा है तो बी क्या करेगा, अब बी ने सोचा कि चलो ठीक है, इनके बीच बस टाई अप हो गया कि चलो ठीक है, तू मेरे को सीडी दे दे और मैं क्या करूंगा, तेरे को 10 करोड़ रुपए दे देता हूं। अब ये इश्यू किसके नाम पर हुई है, ये ए के नाम पर हुई है। अब ये ऐसे सीधा तो इसको दे नहीं सकता बी को कि ये ले, तू ले लेना पैसे, और जब 6 महीने पूरे होंगे बी एसबीआई बैंक के पास जाएगा कि ये लो जी मेरे पास आपकी सीडी है और पैसे दे दो मेरे को। एसबीआई बैंक ऐसे थोड़ी देगा, क्योंकि सीडी किसके नाम पर इश्यू हुई है, ए के नाम पर हुई है। पैसे कौन ले रहा है, बी ले रहा है। तो अब इसको इंडोर्समेंट यानी प्रस्तावना, यानी अब ये ओनरशिप चेंज करेगा, तो इसके साथ में एक और पेपर जुड़ जाएगा, ठीक है, जिसको मैंने आपको डेरिवेटिव के बारे में बताया था कि ये एक प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं। डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, याद हो तो आपको, ये अपनी क्लास थी जो कमोडिटी मार्केट की क्लास थी, उससे मैंने आपको समझाया था कि डेरिवेटिव क्या होता है। तो मैंने उसमें बताया कि डेरिवेटिव क्या है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट ही होता है जिसकी जो वैल्यू है वो कौन निर्धारित करता है, एक अंडरलाइंग एसेट निर्धारित करता है। तो अब ए और बी के बीच में अंडरलाइंग एसेट क्या है, सीडी है एसबीआई बैंक की। तो अब ये डेरिवेटिव यानी एक और पेपर इसके साथ जुड़ जाएगा जिसमें ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा। तो ए बोल देगा कि मैं मेरे पूरे होशोवास में जो मेरी सीडी है ये किसको ट्रांसफर कर रहा हूं, ये मैं बी को कर रहा हूं, जब भी मेरा टाइम पूरा हो तो सारी की सारी पेमेंट बी को दी जाए, और ये हो गए जी साइन हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक डेरिवेटिव जो मैंने बताया था, तो ये एक इनके बीच में एक टाई अप हुआ जिसमें एक डॉक्यूमेंट और जुड़ गया। तो अब ये तो सीडी ए के नाम पर रहेगी। अब ये एक जो डॉक्यूमेंट था वो और इसके साथ ऐड हो गया, तो ये दोनों किसके पास चले गए, ये चले गए बी के पास। और बी से क्या है, ये बी से जो 10 करोड़ रुपए थे ये आगे किसके पास, ये आगे ए के पास। तो यहाँ पे ओनरशिप चेंज होगी। तो मैंने इंडोर्समेंट क्या होता है, इंडोर्समेंट क्या है, अपने डॉक्यूमेंट की ओनरशिप चेंज करना या उसका ट्रांसफर करना, तो ये होता है। तो अब ये और जो डेरिवेटिव था वो अब आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि वो अंडरलाइंग एसेट कैसे निर्धारित करते हैं। तो ये था अपना अंडरलाइंग एसेट, इसको निर्धारित किया, तो ये डेरिवेटिव इनके बीच में हो गया, यानी एक इंडोर्समेंट हो गया। तो ये जो ओनरशिप थी सीडी की ये चेंज होके बी के पास चली गई। तो अगर आपको इंडोर्समेंट की बात आ जाए तो इंडोर्समेंट सेक्शन 15 किसके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, उसके अंतर्गत ये आता है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा विद एग्जांपल। नेक्स्ट चलते हैं, सेक्शन 15 अपना हो गया है। नेक्स्ट अपने चलते हैं सेक्शन 85। तो मैंने आपको अभी चेक को डीडी में बताया था कि जो चेक को डीडी है ये दोनों की दोनों क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ही इन दोनों को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो अगर डीडी की बात है कि डीडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के किस सेक्शन में आती है, तो स्टूडेंट ये आती है 85 में, ठीक है। तो सेक्शन 85 में, सेक्शन 85 का जो पार्ट है ए, कौन सा पार्ट, ए, तो इसमें किसको डिफाइन किया गया है, डीडी को डिफाइन किया गया है। ये अपने को याद रखना है कि डीडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 85 में स्टूडेंट ये डिफाइन है, तो ये अपने को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 92। सेक्शन 92, तो सेक्शन 92 में क्या है स्टूडेंट, जो नेगोशिएबल के जो 3 टाइप बताए उसमें से 2 टाइप आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, प्रोमेसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर किसी कंडीशन में प्रोमेसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट नहीं हो पाती, ठीक है, तो उसको किस में डिफाइन किया गया, सेक्शन 92 में।
तो किसी कंडीशन में प्रोमेजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, यानी किसी कंडीशन में इन दोनों की पेमेंट नहीं हो पाती, तो उसको किस में डिफाइन किया गया है, उसको किया है सेक्शन 92 में। इन दोनों यानी प्रोमेजरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर किसी कंडीशन में प्रोमेजरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज की स्टूडेंट पेमेंट नहीं हो पाती है, पेमेंट रुक जाती है, तो उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 92 में। तो जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है, क्या स्टेप लेने हैं, वो सारा किसमें डिफाइन है, सेक्शन 92 में। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो 3 टाइप बताए थे, तो उसमें प्रोमेजरी नोट और चेक सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज तो हो गया, इनकी अगर पेमेंट नहीं तो सेक्शन 92 है। अगर चेक की पेमेंट नहीं हुई तो उसका भी एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, उसको अपने नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है चेक के बारे में, कि अगर जो चेक है, जो चेक की जो पेमेंट है वो ना हो पाए किसी भी कंडीशन में, तो उसको किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो वो है स्टूडेंट सेक्शन 138। तो 138 में क्या है, अगर किसी कंडीशन में चेक की पेमेंट नहीं हो पाती, चेक की पेमेंट नहीं हो पाती किसी कंडीशन में, तो उसको किस में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 138 में, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो तीनों जो टाइप थे वो आगे की, अगर इन तीनों की पेमेंट नहीं हुई तो उसको किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 92 में आ गया प्रोमेजरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड सेक्शन 138 आ गया चेक। अब क्या है कि चेक की पेमेंट कैसे नहीं होती, मान लो कि चेक बाउंस हो गया, चेक म्यूटिलेटेड था, तो यानी उसके बाद में उस पर्सन पर क्या बैंक चार्ज क्या लगेगा, या फिर अगर उसका अकाउंट में अमाउंट ही नहीं है, ठीक है, चेक बाउंस हो गया, तो उस पर लीगल कार्रवाई किस हिसाब से होगी, तो ये सारा कुछ जो डिफाइन किया गया वो है सेक्शन 138 में। और प्रोमेजरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है कि कौन कौन से स्टेप उठाए जाएंगे, क्या कार्रवाई होगी, क्या एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगी, वो है सेक्शन 92 में। तो आराम से आपको याद रखना है कि क्या कुछ है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब चेक की बात आ गई, तो चेक की 2 आपको सेक्शन और याद रखने हैं, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में अपने पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट याद रखना है सेक्शन 1 2 3। सेक्शन 1 2 3 देखो, सेक्शन 1 2 3 है ना, इसमें जैसे मैंने आपको चेक के जो टाइप दिए थे, क्रॉस चेक के 2 टाइप, जनरल एंड स्पेशल। तो जो जनरल क्रॉस चेक है ना, उसको डिफाइन किया गया सेक्शन 1 2 3 में। जनरल क्रॉस चेक को डिफाइन किया गया है, तो वो किसको किसमें क्या है, सेक्शन 1 2 3 में स्टूडेंट जनरल क्रॉस चेक को डिफाइन किया गया है। अब क्रॉस चेक में दूसरा पार्ट था स्पेशल क्रॉस चेक। तो स्पेशल क्रॉस चेक को आपको याद रखना है, तो सेक्शन याद रखना है 1 2 4, ठीक है, 124। एंड कुछ बातें सेक्शन 1 2 6 में भी डिफाइन की गई है। तो इन दोनों सेक्शन में किसको डिफाइन किया गया है, स्पेशल क्रॉस चेक को। स्पेशल क्रॉस चेक को डिफाइन किया गया है। ये अपने को याद रखना कि जनरल क्रॉस चेक एंड स्पेशल क्रॉस चेक वो किस किस सेक्शन में आते हैं। तो स्पेशल क्रॉस है, ये याद रखना 1 2 4 एंड 1 2 6, ये 2 सेक्शन में डिफाइन किया गया है। कुछ बातें 124 में और कुछ बातें 126 में है, ये अपने को याद रखना है। अब देखिए, ये होगी जो चेक था उसके बारे में अपने सारा डिफाइन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने, एक अपने सेक्शन और इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं।
अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है सेक्शन 118। सेक्शन 118 क्या है, इसके बारे में देखिए। इसमें जो बात की गई है वो की गई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो इंस्ट्रूमेंट है उसके प्रिजम्पशन की बात की गई है। सेक्शन 118 में क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के प्रिजम्पशन की बात की गई है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के प्रिजम्पशन की बात की गई है। अब देखिए प्रिजम्पशन होता क्या है, प्रिजम्पशन क्या होता है, देखो प्रिजम्पशन के बारे में अगर अपने डिफाइन करें, प्रिजम्पशन क्या होता है। प्रिजम्पशन ये होता है कि मान लो कि नेगोशिएबल के अंडर में या जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट कौन से, वही पेपर होते हैं, सीडी सीपी कुछ भी हो गया, ठीक है, प्रोमेजरी नोट के पार्ट हो गए या बिल ऑफ एक्सचेंज के पार्ट हो गए या फिर चेक हो गया, तो इनको एनालिसिस करना कि इसमें जो बात कही गई है ये सही है या फिर ये फुली लीगली है या नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो प्रिजम्पशन क्या होता है, जो भी ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको एनालिसिस करना कि ये लीगल है या नहीं है, या जो पार्टी ने जो बात कही है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो प्रिजम्पशन क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट को एनालिसिस करना कि लीगल है या नहीं, या जो पार्टी ने बात कही वो सही है या नहीं। तो जो प्रिजम्पशन की बात है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 118 में इसको डिफाइन किया गया है, ये याद रखना अपने को। तो प्रिजम्पशन क्या होता है कि मान लो कि सीडी या सीपी या ट्रेजरी बिल किसी ने जारी किया, फॉर एग्जांपल मान लो बैंक ने सीडी जारी की, उसने बोल दिया कि हम 1 करोड़ रुपया कोई हमारे बैंक को उधार दे दो या 10 करोड़ उधार दे दो, हम आपको 9% ब्याज देंगे। तो उसकी प्रिजम्पशन यानी उसको एनालिसिस करना कि वो है तो बैंक का ही ना, बैंक ने ये नोटिफिकेशन निकाला है, ये सही है कि नहीं है। दूसरी बात, जो सीडी में आपको इंटरेस्ट देने की बात की गई है या जो टाइम पीरियड या जो टर्म एंड कंडीशन जो रखी गई है वो लीगली सही है या नहीं है, या कोई फ्रॉडबाजी है। तो ये फ्रॉड ना हो उसको चेक करने के लिए प्रिजम्पशन का जो अलग से सेक्शन दिया है, सेक्शन 118। तो इस हिसाब से क्या है, अपना जितने भी इंपॉर्टेंट जो सेक्शन थे उसको अपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है कि कौन कौन से सेक्शन अपने को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में और क्या क्या चीजें आती हैं। तो एक बात मैंने आपको अलग से बता दी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बैंकों की छुट्टियां यानी बैंकों के जो हॉलीडेज हैं उनको भी डिफाइन किया गया है, ये भी बात आप याद रखना।
तो मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन थे उसको विद एग्जांपल डिफाइन कर दिया है। तो अच्छे तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि कहीं पर भी आपको एग्जाम में इंटर में आपकी ये हेल्प कर सकता है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।